एआई आया है, जब आगे जा रहा है तो आप जो है पीछे गोमूत्र की तरफ भाग रहे हो। याद रखिए, भारत चीन को, अमेरिका को, रूस को चुनौती तब दे सकता है या उसके बराबरी में आ सकता है जब वो एडुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट करेगा। ये व्यवस्था में सुधार की शुरुआत होगी। उसके आगे तमाम मुद्दे हैं। भारत की इकोनॉमी की बात की मैंने, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, रोजगार की बात की और विकास की बात की। इन सब सारे मामलों में, मानकों में भारत का जो चक्का है वो जैम हो चुका है। इंदिरा गांधी का चुनाव जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनका एक अधिकारी उनके लिए मंच बनवा रहा था। यहाँ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में सीआरपीएफ की गाड़ी में प्रचार कर रहा था। कुछ नहीं होता है। सरकार है पिछले 12 सालों से, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, इन सब मुद्दों को कहीं से भी ठीक से टैकल नहीं कर पा रही थी और उसके ऊपर तमाम तरह की दिक्कतें हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पेपर लीक, मतलब आज तक भारत में 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इतनी बड़ी पेपर लीक की महामारी भारत में कभी नहीं रही है और ऐसी स्थितियों में भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से दोबारा री एग्ज़ाम होता है। नौकरियां कम होती जा रही हैं। सरकारी जो जितने भी पद थे या व्यवस्थाएं थी उनको कम कर दिया गया। भारत की कोई भी एयरलाइंस नहीं है जो सरकारी है। एयर इंडिया होती थी, बिक गई। एक सरकार बेचती है और एक ही आदमी खरीदता है। एक जैसे राष्ट्रीय पशु होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, वैसे एक राष्ट्रीय व्यापारी है। वही उसी के पास सैलो है, साइलो जहाँ अनाज रखते हैं, उसी के पास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उसी के पास बंदर मैंने सड़कें हैं, सब कुछ है, सारा व्यापार है। तो बाकी छोटे छोटे व्यापारी कैसे आगे बढ़ेंगे? एमएसएमई कैसे ऊपर जाएगी? देश की इकोनॉमी कैसे ऊपर जाएगी? जाता है ना कि आपके देश के जो व्यापारी जो है वो दुनिया में बाकी व्यापारियों से लोहा लेगा तो क्या दिक्कत है? वो बड़ा बन रहा है। नहीं, कौन व्यापारी लोहा ले पा रहा है? यहाँ तो बहुत सारे व्यापारी देश छोड़ के जा चुके हैं। भारत का पैसा दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत में अभी तक $28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो घट के $1 बिलियन रह गया। जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले गिरते गिरते 96 रुपये पहुँच गया है। 100 को छूने वाला है। जब ये सरकार में आए थे तब 62-65 रुपये था। पेट्रोल जो था इसी कीमत पर कच्चे दाम में खरीदा जाता था, कच्चा तेल खरीदा जाता था और उस समय 65 रुपये था, अब बढ़ के 120 रुपये हो गया। बताइए, यही विकास है? तो अब बच्चे जो है उनका जीवन अधर्म है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके लिए काम नहीं है, उनका जीवन खतरे में है क्योंकि पढ़ाई लिखाई। भीड़ क्या युवाओं का एग्रेशन है? बिल्कुल एग्रेशन नहीं है, वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ये सब कुछ उनको पैसे ही मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मांगने के लिए उनको अपने घर से बाहर आना पड़ रहा है। ये व्यवस्था में सुधार की शुरुआत होगी। उसके आगे तमाम मुद्दे हैं। भारत की इकोनॉमी की बात की मैंने, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, रोजगार की बात की और विकास की बात की। इन सब सारे मामलों में, मानकों में भारत का जो चक्का है वो जैम हो चुका है, रुक चुका है। बढ़ने की जगह पे वो एक जगह खड़ा हो गया है। ऐसे में भारत का नागरिक बहुत गंभीर संकट में है। सरकार की प्रायोरिटी नहीं एजुकेशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अब देखिए ना, 90,000 प्राइमरी स्कूल्स कौन बंद करता है? 145 करोड़ की आबादी है इस देश की और उसमें 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए। 25,000 तो अकेले यूपी में बंद हुए, 27,000। तो ऐसे में 5वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है यूपी। ब्राजील के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला एक देश अगर गिना जाए तो है। ऐसी स्थिति में स्कूल बंद होने चाहिए क्या उत्तर प्रदेश में? लिटरेसी में पिछली जनगणना में केवल 77% की लिटरेसी थी। जेन्युइन लिटरेसी 40% भी होगी, उसकी आधी होगी। ऐसे में लोगों को वहाँ पढ़ाने की जरूरत है ना। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का आदमी, एआई आया है, जब आगे जा रहा है तो आप जो है पीछे गोमूत्र की तरफ भाग रहे हो। आप देखिए ना, हर आदमी भारत में जो फ़ोन है चाइनीज़ यूज़ करता है। चाइनीज़, देखिए देश में एआई पे इन्वेस्टमेंट होना था, चिप्स पे इन्वेस्टमेंट होना था। 80 से 90% लोग चाइना का फ़ोन यूज़ करते हैं, 10% एप्पल का यूज़ करते हैं। फ़ोन तो आप बना नहीं पा रहे हो। 80% कच्चा माल दवाइयों का आप चीन से लेते हो। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हो कि चाइना फंडेड है। पूरी सरकार चाइना के भरोसे चल रही है। गलवान में उसने कब्जा कर लिया, मुंह नहीं खुला। वहाँ पर आपके बड़े नेता ने, बड़े मंत्री ने झूठ बोला। तो देश को विज्ञान में, साइंटिफिक टेम्पर में, एडुकेशन में इन्वेस्ट करना है। 145 करोड़ की आबादी है, 1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 600-700 सरकारी हैं, 500 प्राइवेट हैं। कौन प्राइवेट में अशोका में 24 लाख में ग्रेजुएशन कर लेगा? कर लेंगे ये? अमेरिका में 6000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आबादी है 34 करोड़। तो याद रखिए, भारत चीन को, अमेरिका को, रूस को चुनौती तब दे सकता है या उसके बराबरी में आ सकता है जब वो एडुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट करेगा, तब वो सुपर पावर बनेगा। भारत की हालत जो 2012 में थी उसी को वापस लाने में 25 साल और लगेंगे। वहीं आने में तो विकसित राष्ट्र बनाने की होती है और बातें हैं बातों का क्या? बातें हैं बातों का क्या? झूठ बोल के ही तो अब जो युवक
अपनी कांख में मगरमच्छ के बच्चे को दबा लेता हो, सोचिए वो कितना वीर रहा हो। लेकिन वो वीर बालक इतना वीरता क्यों नहीं कर पाया कि इस देश को पूरा उसने गुर्बत से, मुश्किलों से उबार दिया। देखिए नेपाल में हुआ, वहाँ की नेपाली कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार को जाना पड़ा। शेख हसीना एक डिक्टेटर बन चुकी थी, तानाशाह बन चुकी थी, रातों रात भाग के इंडिया में शरण लेनी पड़ी। श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, सबको एयरलिफ्ट करके भगाया गया। क्यों भगाया गया? पूरी देश में इकोनॉमी खराब थी। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में उन्होंने टैक्स में कटौती दे दी, जनता में उनको लोकप्रिय होना था। हालत यह हो गई कि सरकार का जो रेवेन्यू था वो माने कमज़ोर हो गया, उसके पास जो फॉरेन रिजर्व था वो कम हो गया। फिर उन्होंने एक गलती की, कहा कि भाई हम यूरिया नहीं खरीदेंगे, तुम ऑर्गेनिक खेती करो। खेती से फसल कम हो गई, खाने को कुछ था नहीं, पेट्रोल खरीदने के पैसा नहीं थे, खरीद नहीं सकते थे, लाइनें लगने लगी, पूरा श्रीलंका जो है कोलैप्स हो गया। छोटी इकोनॉमी है, लेकिन ये देश, क्या आप समझते हैं कि रातों रात उन्होंने कह दिया कि सोना मत खरीदो? खरीदने के लिए पैसा नहीं है। भारत का फॉरेन रिजर्व इन्होंने कोई आंकड़े सही दिए हैं? क्यों छोड़ के चले गए उर्जित पटेल? क्यों छोड़ के चले गए रघुराम राजन? जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इकोनॉमी नहीं देखना चाहते हैं, जो इतिहास में ग्रेजुएट है वो रिजर्व बैंक का चेयरमैन बना हुआ है। तो आप बताओ चला लेगा? अब ये कहो कि जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती है वो ट्रक का ड्राइवर बन जाए, ठीक, और ट्रक का ड्राइवर जो है वो हवाई जहाज का ड्राइवर बन जाए, तो देश कहाँ जाएगा? टीवी अखबार में सब कुछ चंगा चल तो अखबार तो बिका हुआ है। भारत में अखबार बिक के छपते हैं, बिक पहले जाते हैं, टीवी चैनल्स बिके हुए हैं। आप सोचिए ना कि टीवी चैनल्स पे क्या डिबेट चल रही है। अब आपकी रूबिका लियाकत, सारे एंकर्स कहाँ हैं? कौन सा नैरेटिव बता रहे हैं? कौन से नैरेटिव फैला रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान को छोड़ के कोई नैरेटिव है भारत के पास? ऐसा देश मुसलमान काम तो कर रहा है ना मुद्दा। नहीं तो, अरे भाई काम कैसे कर रहा है? बंगाल में क्या हुआ है? चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीते हैं? कैसे जीते हैं? इंदिरा गांधी का चुनाव जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनका एक अधिकारी उनके लिए मंच बनवा रहा था। यहाँ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में सीआरपीएफ की गाड़ी में प्रचार कर रहा था। कुछ नहीं होता है। जब आंखें बंद हैं तो फिर नियम कानून उनके लिए नहीं है। तो ऐसे में चुनाव का क्या मतलब है? जिस तरह के चुनाव बंगाल में हुए, क्या चुनाव थे वो? जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा गया है, जिस तरह से विपक्ष के लोगों को तोड़ा जा रहा है, मुकदमे किए जा रहा है। अभी मदन मित्रा उनकी पार्टी के नेता हैं, एक दिन पहले ईडी छापा डालते हैं, अगले दिन वो अपनी पार्टी को गाली देते हुए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये भारत की पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स से किसका भला होगा? पॉलिटिक्स, गुरु नानक देव ने कहा सरबत द भला, राजनीति भी सरबत द भला के लिए है। कितने बेरोजगारों को भत्ते मिल रहे हैं, कितने बेरोजगारों को डिग्निटी का जीवन मिल रहा है। लड़ाई है ये, खाली बस एक इस्तीफे की लड़ाई नहीं है। लड़ाई है 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने हिसाब से खर्च करने की आज़ादी की। ये लड़ाई है डिग्निटी की, 2 कमरों का मकान, हवा, पानी और डिग्निटी से जीने वाली जिंदगी की।